नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा नज़दीक है, जिसके संबंध में जो हम लोगों ने यूपीजी के शुरू किया है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक जो सिलेबस एक डिज़ाइन है उसके अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें सभी कुछ आएगा, चाहे वो हिस्ट्री वाला पोर्सन हो, चाहे इकोनॉमिक्स पोर्सन हो, यूपीजी का सब कुछ कवर करेंगे उसमें। ये पूरा का पूरा जो वीडियो रहेगा 15 से 16 वीडियोस इसमें रहेंगे। ये पूरा का पूरा लगभग थ्योरी रहेगा और मैपिंग बेस्ड रहेगा। कैसा? मैपिंग बेस्ड, ठीक है। जो यूपीजीके के क्वेश्चन है, जो 40,000 एमसीक्यू सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी, 40,000 एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, उसके जो यूपीजीके के क्वेश्चन है उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें लगभग 7 से 8 वीडियो हैं, उनको देख लेना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। उनको देख लेना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और ये जो 15-16 वीडियो रहेंगे, इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो हम लोग करेंगे अच्छे से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भौगोलिक विभाजन करेंगे और संभाग देखेंगे पूरे के पूरे, और आर्थिक क्षेत्र देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो यूपीजीके में सबसे पहले तो मैप ले लेंगे। ये आपको मैप दिख रहा है बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। यूपी का मैप, ब्लैंक मैप है। पिछले टर्न पे हम लोगों ने देख लिया था, बॉर्डर लाइन देख ली थी। ये बॉर्डर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से जिले लगते हैं यूपी के। हम लोगों ने एरिया देख लिया था कितना है, और उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, राजधानी कैसे चेंज हुई, वो सब हम लोगों ने देख लिया। जो भी बेसिक पॉइंट थे वो हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं भौगोलिक क्षेत्र और संभाग पूरे के पूरे और आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। देखिए, इसी में हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, या इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें, और तो इधर से बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे हो गया। और एक लाइन और बनाएंगे जो कि इस तरह की है। जी, ठीक। अब समझना है यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले ये आप देख रहे हो, ये वाला पॉइंट इतना। यूपीजीके में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जब देखोगे वीडियो जो 40,000 एमसीक्यू वाले हैं, तो आपको पता लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और इस बार भी जो आरआर में क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। बस करंट अफेयर देख लो और ये थोड़ा सा लेक्चर देख लो, और पीवाईक्यू जितने करा दिए हैं 40,000 एमसीक्यू वीडियो, वो देख लो, काम हो जाएगा उतने में ही। ये देखो, ये इतना। उसके बाद ये एक नीचे पोर्शन है, और आपको भी ऐसे ही घर में बनाना है। आप मैप बनाओगे और उसके बाद इसको फिलअप करोगे, ठीक है ना। अभी और आगे मैप आएंगे, क्योंकि मैं पूरा लगभग सभी चीज़ें, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सारी चीज़ें मैंने आपको केवल मैप में ही बताई हैं। ये हो गया। तो अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन वो कितने प्रकार से है विभाजन, तो ये 3 प्रकार से है। 3 प्रकार से। तो पहला कौन सा प्रकार है? भावर और तराई क्षेत्र है। क्या क्या विशेषताएं अभी देखते हैं भावर और तराई क्षेत्र। दूसरा है मध्य मैदानी भाग। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? मध्य मैदानी भाग है, ठीक है। तीसरा है पठारी भाग, या दक्षिण का पर्वतीय भाग, या पठारी भाग कह दें, पठारी भाग, ठीक है। ये 3 क्षेत्र हैं। एक ये नीचे क्षेत्र है आपका इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला, ये क्षेत्र हो गया। बचा क्या? बीच वाला क्षेत्र। तो बीच वाले क्षेत्र को हम लोग थोड़ा सा डार्क कर दें इस प्रकार से। ये बन गया अपना पूरा मैप।
और केवल इसी मैप में सारी चीजें कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं केवल सुनते रहना है बहुत ही अच्छे से। देखिए ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से मैंने पट्टी बनाई है, ये है शिवालिक पहाड़ियां। शिवालिक पहाड़ियां, ठीक है। आपने हिमालय पढ़ा होगा, तो हिमालय में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय, जिसके 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। फिर आपने पढ़ा होगा उसके नीचे क्या है, महान हिमालय, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय, फिर उसके नीचे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, और शिवालिक हिमालय के नीचे ही फिर अपना भावर और तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो जो ब्लू कलर से है इसको बोलते हैं भावर क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र डार्क है, इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। ये है आपका मध्य का भाग, मध्य मैदानी भाग। ये वाला है दक्षिण का पठारी भाग या पर्वतीय भाग, पठारी लिखते हैं, पठारी भाग। ठीक, एक आपसे क्वेश्चन जियोग्राफी में अक्सर पूछा जाता है कि शिवालिक के गिरिपद से कौन सा क्षेत्र स्टार्ट होता है। शिवालिक के गिरिपद, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब पैर। ऐसा पर्वत जो पैर में है मतलब नीचे है, तो शिवालिक के नीचे क्या शुरू हो रहा है, भावर क्षेत्र। और यही ऑप्शन में होता है, शिवालिक के गिरिपद से कौन सा क्षेत्र शुरू होता है, भावर क्षेत्र। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा शब्दों को तोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। चलो ये हो गया। फिर उसके बाद जो मध्य वाला क्षेत्र है, तो यहां से एक नदी आती है, यहां से एक जो नदी आती है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक, और एक नदी इधर से आती है बिल्कुल बॉर्डर होते हुए किनारे से, ये इस तरह से, और ये कहीं मिल जाती है इधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह की है, इस प्रकार से। बस इसी में सब कुछ क्लियर होगा अभी। इसकी डायरेक्शन हो गई। ये जो नदी है गंगा है, ये वाली नदी है यमुना है। ठीक है, नीचे से भी कुछ नदियां आती हैं, है ना, जैसे इधर चंबल नदी इधर किनारे से आ गई, फिर यमुना नदी, सॉरी बेतवा नदी आ गई, है ना, इधर टोंस नदी आ गई, कर्मनासा नदी आ गई, सोन नदी आ गई, पुनपुन नदी आ गई। ठीक है, तो ये कुछ नदियां नीचे से आ जाती हैं, छोड़ दो, अभी नदियां पढ़ भी नहीं रहे हैं, मैंने कल बताया। ठीक, अब समझिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भावर क्षेत्र। समझिएगा भावर क्षेत्र के बारे में। देखिए ये जो नदियां हैं, मैंने गंगा और यमुना बताया। इसके पहले अगर आपने वर्ल्ड सॉरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा हो या इंडियन ज्योग्राफी के मेरे वीडियो देखे हो, मैंने आपको कुछ नदियां और बताई हैं जो कि गंगा की ही सहायक हैं। जैसे मैंने आपको बताया है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा। ये कुछ नदियां मैंने बताई थी जो कि हिमालय से आती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से आती हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, और ये गंगा तो आ ही रही है, इधर से यमुना तो आ ही रही है, वो अलग है। इस प्रकार से नीचे नदियां आती हैं। ये सब क्या है, नदियां हैं, कोई नाम जरूरी नहीं है अभी। अब जब ऊपर से नदियां आई लगातार, और शिवालिक हिमालय है मतलब पूरा हिमालयी क्षेत्र को काटते हुए आ रही है, तो भाई अपने साथ कंकड़ पत्थर भी लाएंगी, है ना, भाई इसे तो है नहीं, साफ सुथरा आ गई, कंकड़ पत्थर लाएंगी। तो ये जो भावर क्षेत्र है पूरा कंकड़ पत्थर से भरा होता है, पूरा कंकड़ पत्थर से। ठीक, अब भावर क्षेत्र जो ब्लू लाइन मैंने बताई है, भावर क्षेत्र वाला आप देख रहे हो कहां से क्षेत्र है ये। ठीक, तो बस इसी में हम लोग लिख देंगे कि भावर क्षेत्र का पहले तो क्षेत्र कौन सा है, पहले तो आप लिख लो क्या, शिवालिक के समानांतर है, शिवालिक के समांतर है। जो चीजें मैप में है बस वही लिखेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि किनारे बॉर्डर लाइन मैंने कल बता दी थी, तो सबसे किनारे क्या है, सहारनपुर है, और इधर क्या है, कुशीनगर है। ठीक है, तो बस लिख देंगे कि इनका जो क्षेत्र है भावर क्षेत्र का, ये सहारनपुर से कुशीनगर है, कुशीनगर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप फिर से देखो, ये जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है चौड़ा ज्यादा है, और आप कुशीनगर देख रहे हो उधर पतला ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर चौड़ाई बढ़ती है। तराई क्षेत्र सॉरी भावर क्षेत्र में क्या होता है
कि पूर्व से पश्चिम जाने पर जो भावर क्षेत्र की चौड़ाई है ये अधिक होती है, भावर क्षेत्र की चौड़ाई अधिक होती है। या पश्चिम से, समझिएगा, या पश्चिम से पूर्व जाने पर भावर क्षेत्र की चौड़ाई पतली होती है, कम होती है। ठीक है, तो बस आप खुद ही मैप में देख रहे हो कि कुशीनगर वाला क्षेत्र जो है भावर क्षेत्र का काफी पतला है और सहारनपुर का काफी चौड़ा है। ठीक है, हो गया बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे नदियां आ रही हैं तो कंकड़ पत्थर ला रही हैं, तो यहाँ मिट्टी कैसी होगी? तो बहुत बार पूछा गया है कि भावर क्षेत्र में जो मिट्टी होती है कैसी होती है, तो कंकड़ीली, पथरीली, पथरीली, कंकड़ीली, पथरीली मृदा पाई जाती है। बताइए कोई समस्या हुई यहां तक? जो मैप में है केवल वही लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, ऊपर से नदियां आ रही हैं, अपने साथ कंकड़ पत्थर ला रही हैं, तो कंकड़ीली पथरीली मृदा हो गई है। सहारनपुर में क्षेत्र जो है वो चौड़ा होता चला जा रहा है और कुशीनगर साइड पतला होता चला जा रहा है। किसका? भावर क्षेत्र का। और क्या है? सहारनपुर से कुशीनगर इसका क्षेत्र है। बताइए, हो गया काम खत्म। तो भावर क्षेत्र समाप्त हो गया है। उसके नीचे आते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र बहुत बढ़िया। फिर आइए तराई क्षेत्र में। देखिए, जब नदी आई, कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए भावर क्षेत्र में, तो उसके बाद कंकड़ पत्थर से जब इकट्ठे हो गए, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे कि जब कंकड़ पत्थर आएंगे, लगातार पथरीले कंकड़ीले क्षेत्र होगा, तो वहां नदियां जो है इन पत्थरों के नीचे से बहती है। वैसा थोड़ी पत्थर के ऊपर से बहेंगी, पत्थर के नीचे से बहती हैं। क्यों? पत्थर बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो पत्थर से नीचे से रिसते हुए नदी आती है। तो ऐसा लगता है कि नदी यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे नदियां जो है विलुप्त नजर आती हैं, विलुप्त नजर आती हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे नदियां क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चले, फिर आते हैं अपने टर्न पे। तो भावर हो गया, अब तराई क्षेत्र देख ले। तराई क्षेत्र, अब यहाँ पे होता ये है कि जो नदियां हैं जो नीचे से आ रही है, कंकड़ीली पथरीली मृदा तो बन गई भावर क्षेत्र में। भावर क्षेत्र के आगे जैसी बढ़ी तो अपने साथ छोटे छोटे अवसाद मिट्टी टाइप का ले गई आगे। ठीक है, जैसी नदियां आगे बढ़ी तो कंकड़ पत्थर यहीं पे इकट्ठा हो गए और जो पतले पतले रेत है, मिट्टी है, वो सब आगे ले गई, वो सब आगे ले गई लगातार। तो बनता है फिर तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में कंकड़ पत्थर पीछे छूट गए हैं तो प्रॉपर नदियां फिर दिख रही हैं। तराई क्षेत्र में काफी नदियां दिख रही हैं। ठीक है, तो यहां पे पानी अधिक मात्रा में होता है। ठीक, पूर्व से पश्चिम, अब देखिए ये है पूर्व, ये वाला पूर्व हिस्सा है और ये पश्चिम है। तो पश्चिम में यहाँ पतला है, पश्चिम में पतला है, इसका मतलब है पूर्व से पश्चिम जाने पर तराई क्षेत्र की चौड़ाई घटती है। ठीक है, पानी यहाँ ज्यादा है। अब पानी ज्यादा होगा तो दलदली क्षेत्र होगा। क्यों दलदला क्यों होगा? क्योंकि कंकड़ीली पथरीली जैसी मिट्टी ऊपर गई भावर क्षेत्र में, उसके नीचे अवसाद लाती है, गाद लाती है मिट्टी, तो दलदली मिट्टी हो जाती है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। कौन सा? तराई क्षेत्र। अब जब दलदली क्षेत्र होगा, पानी ज्यादा है और यहाँ नमी भी ज्यादा होती है, नमी ज्यादा है तो यहाँ बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। भाई नमी ज्यादा है तो क्या होगी? बीमारियां ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि नमी में बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जब पानी ज्यादा है तो यहाँ पे पानी में कौन सी खेती हो सकती है? गन्ना की हो सकती है और धान की हो सकती है। तो यहाँ पे गन्ना और धान अधिक मात्रा में होता है। बस हो गया, इतना ही है। तो अगर मैं लिखूं, तराई क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो महीन अवसादों से हुआ है, अवसादों से। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो है चौड़ाई घटती है। चौड़ाई क्या होती है? घटती है। या पश्चिम से पूर्व जाने पर चौड़ाई बढ़ती है, कुछ भी कह दो। मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है ये कि समझ में आ जाए कहाँ पतला है कहाँ चौड़ा है। ठीक है, भावर क्षेत्र में क्या था समझिएगा। यहाँ पे भावर क्षेत्र में क्या था? भावर क्षेत्र में जो सहारनपुर का क्षेत्र था वो चौड़ा था, लेकिन जो तराई क्षेत्र है वो सहारनपुर वाला क्षेत्र पतला है। ठीक है, तो एक दूसरे के इनवर्स है भावर तराई क्षेत्र चौड़ाई लंबाई में। ठीक, ध्यान रखना है। अब तराई क्षेत्र में पानी बिल्कुल प्रॉपर नजर आती है, नदियां नजर आती हैं। भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त थी, विलुप्त नजर आ रही थी, लेकिन तराई क्षेत्र में नदियां काफी मात्रा में नजर आती हैं। तो यहाँ पानी क्या है? ज्यादा है। पानी ज्यादा है तो दलदली क्षेत्र ज्यादा है, पानी ज्यादा है
तो दलदली क्षेत्र ज़्यादा है, दलदली क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ नमी भी ज़्यादा है, और नमी ज़्यादा है तो नमी और बीमारी एक दूसरे के समानुपाती है। तो भाई नमी ज़्यादा है तो बीमारी भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नमी में बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में हो जाते हैं, इस वजह से पनपते हैं, जिंदा रहते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियाँ ज़्यादा होती है तराई क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और आपको भी अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी टाइप का बनाया करो। ठीक, पानी एरो ऊपर कर दिया, ये सब शॉर्ट नोट्स होती हैं, इस टाइप की जो बनाई जाती हैं शॉर्ट नोट्स होती हैं। बाकी लिखा तो बुक में भी है, पूरा थोड़ी लिख देना है। कृषि भी होती है क्या यहाँ पे? अगर नदियाँ हैं तो कृषि तो होंगी ही, अब पानी है तो कौन सी कृषि होगी? पानी बहुत ज़्यादा है तो भाई गन्ना और धान ही हो सकता है, और कुछ तो होगा नहीं। गन्ना और धान जो है तराई क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। अब आते हैं और नीचे, जब और नीचे आएंगे तो पूरा मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। अभी जब अगला पार्ट होगा तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे कौन कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की कौन सी है, गोंडवाना क्रम की कौन सी है, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, है ना, ये सब कौन कौन सी चट्टानें हैं। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र फटाफट से करते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो भैया भावर तराई के नीचे वाला क्षेत्र और दक्षिण में पठार के ऊपर वाला क्षेत्र पूरा मैदानी क्षेत्र है। अगर बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ पे यमुना नदी सबसे पश्चिम में यमुना नदी है, और सबसे पूर्व में यहाँ पे गंडक नदी बहती है। ठीक है ना, इस प्रकार से बना लीजिए, यहाँ पे गंडक नदी बहती है। तो यमुना और गंडक ये नदियाँ जो है इसका बॉर्डर बना रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब भावर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, कंकरेली पथरीली मतलब ऊपर छूट गई, जो महीन अवसाद है वो तराई क्षेत्र से होते हुए आगे आएंगे। लगातार मिट्टियाँ, छोटे छोटे कण और गाद, ये सब लगातार आगे आएंगे तो मध्य वाले क्षेत्र में यहाँ मिट्टियाँ बन जाएंगी, और यहाँ सबसे अच्छी मृदा बनेगी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसी वजह से ये उपजाऊ काफ़ी माना जाता है क्षेत्र। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें, पश्चिम में यमुना नदी, पूर्व में गंडक नदी। गंडक को सदानीरा कहते हैं, गंडक का पुराना नाम क्या है? सदानीरा। गंडक नदी सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया इतना। ठीक है, सीमा बनाती है। उसके आगे जब सीमा बनाती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद है, मिट्टियाँ हैं, तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा बनती है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में कछारी जलोढ़ आता ही नहीं है, कछारी मृदा आ जाता है। अब कछारी पढ़े नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या क्या पूछ रहा है, जबकि जलोढ़ के बारे में अच्छी चीज़ें पता होती है। तो जलोढ़ को कछारी मृदा भी कहते हैं, कॉप मृदा भी कहते हैं, कॉप मिट्टी। क्या कहते हैं? कॉप मिट्टी। तो अन्य नाम भी पूछे जाते हैं अक्सर। जलोढ़ मृदा आती है तो ये दो प्रकार की मिट्टी बनाती है, एक बनाती है खादर, एक बनाती है बांगर। खादर मृदा जो है ये नवीन मृदा होती है, नई मृदा होती है, नवीन। ठीक है ना, नवीन जलोढ़। और बांगर जो होती है, बांगर ये होती है पुरानी मृदा। कैसी होती है? पुरानी मृदा। ये कैसा है खादर बांगर? मतलब क्या है? जहां बाढ़ आती है, समझिएगा, जहां पर पानी आता है लगातार, चाहे वर्षा से हो चाहे बाढ़ से हो, तो ऊपर की जो मिट्टी है, जो ऊपर मिट्टियां हैं, इसकी परत उड़ जाती है। जब ऊपर की मिट्टी हट गई, नई मिट्टी आई, तो ऊपर मिट्टी हट गई, नई मिट्टी आती रहती है, ऊपर हटती रहती है, नई मिट्टी आती रहती है। तो ये उपजाऊ बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? उपजाऊ अधिक होती है। ठीक है ना, बस यही वहां पे क्या पाई जाती है? खादर मृदा, नवीन। तो इसको हम सीधे भाषा में लिख दें कि ये उपजाऊ जो होती है ये ज्यादा होती है। ठीक है, बांगर क्षेत्र क्या होता है? जहां पर सूखा क्षेत्र होता है वहां पर बांगर मृदा पाई जाती है अक्सर, जहां पर पानी उतना मिल नहीं पाता। अब पानी नहीं मिलेगा तो ऊपर की जो मृदा है वो हटेगी नहीं, नई मृदा बनेगी नहीं, इस वजह से वो बांगर है। उपजाऊ कम है और टोटल बोले तो, और जो खादर है जो नवीन है, उपजाऊ अधिक है। अब देखिए, और गंगा नदी, यमुना नदी आ रही है तो कहाँ बह रही है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब बिहार की तरफ जा रही है। तो जो मध्य मैदानी भाग की जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, जो मध्य मैदानी भाग की जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है।
ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें तो आगे जैसे ही चलेंगे तो एक हमें मिलता है पठारी भाग, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है ना, पठारी क्षेत्र यहीं पर देख लेंगे, छोटा सा है। कहाँ गया मैप, ये रहा पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में क्या है, प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरतम हिस्सा है। जो दक्षिण भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये उसका उत्तरतम हिस्सा है। ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक पार्ट जो है, यहाँ से आपका प्रायद्वीपीय भारत शुरू होता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत शुरू होने में उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज, इसकी हाइट औसतन 300 मीटर है, लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर जो खेती ज्यादातर होती है मोटे अनाज की होती है, दलहन की होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक, ढलान कैसी है यहाँ पे, तो देखो नदियां जो है ये ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ढलान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार कि ढलान किस ओर रहती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। क्यों भाई, साफ साफ दिख रहा है, नीचे से ऊपर नदियां जा रही हैं ना, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। प्रमुख नदी कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, कर्मनसा, टोंस, सोन, ये सब प्रमुख नदियां हैं। ठीक, चलो लिख लेते हैं इसको अभी फटाफट से। तो ये लिख देंगे हम लोग, प्रायद्वीप भारत का उत्तरतम हिस्सा, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरतम हिस्सा है। औसतन ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। वर्षा यहाँ पे कम होती है, वर्षा कम होती है तो यहाँ मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं, मोटे अनाज। ढलान, जो दक्षिण का जो पठारी भाग है इसकी ढलान किस ओर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक, बस हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। तो हम लोगों ने जो भौतिक विभाजन था वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया, और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही देखी हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। और कभी कभी आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर कि भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन 4 क्षेत्रों में किया गया है, गलत, 3 क्षेत्रों में। ठीक है ना, इस हिसाब से स्टेटमेंट बनाता है क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो भौतिक विभाजन हो गया है। इसी वीडियो में हम लोग संभाग और आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है ना, फटाफट से। तो संभाग और आर्थिक क्षेत्र देखने के लिए कुछ पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं क्या है। देखिए, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो 75 हैं। ठीक, संभाग, संभाग या इसी को कह दे मंडल, मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं। और जो 18वां मंडल है वो है अलीगढ़। कौन सा है, अलीगढ़। ठीक है, तो इन संभाग में 18 मंडलों में जो कानपुर है, कानपुर मंडल है। 18 मंडल में देखें कौन कौन से हैं, एक है लखनऊ, एक है मेरठ। इनमें क्या है, 6 जिले हैं। तो सबसे बड़ी यही है। बाकी में क्या है, बाकी में किसी में 5 जिले हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है। ठीक है, तो पहले हम लोग मंडल से संभाग देख लें, उसके बाद फिर आर्थिक क्षेत्र देख लेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैप में देखें हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये मैप दिख रहा है, ठीक है ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग जब मैप बनाओगे तो थोड़ा सा लोकेशन करके बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला मंडल लेते हैं हम लोग, एक मिनट। सबसे जो पहला मंडल लेंगे वो लेंगे सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल। ठीक है ना, सहारनपुर मंडल में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। कौन कौन से, एक है आपका सहारनपुर, तो पहले होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, सहारनपुर। फिर मुजफ्फरनगर, फिर शामली। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है अपने लिए कि बॉर्डर लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बॉर्डर लाइन पता होगी तो वहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो केवल और केवल मैपिंग बेस होते हैं। अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता है उसका तो आप मैपिंग थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो, बस इसी वजह से मैपिंग की जाती है सबसे ज़्यादा। तो सहारनपुर कहाँ है, तो सबसे कोने में सहारनपुर है, जो कि हिमाचल प्रदेश से लग रहा है, हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया था। तो ये रहा हिमाचल प्रदेश,
उसके नीचे है शामली, शामली सबसे पश्चिमी जिला है। और उसके बाद ये बगल में है मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फरनगर। तो ये रहा भैया ये तीनों। जी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? तो ये सबसे कोने से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैं पूरा का पूरा 18 करवाऊंगा, जिससे कि पूरा मैपिंग एक बार बस जाए दिमाग में, कौन सी लोकेशन कहाँ पे है। भले आपको नहीं पता है कि शामली किससे किससे टच हो रहा है, मेरठ किससे किससे टच हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मेरठ पता होना चाहिए कि भाई साहब वो पश्चिमी क्षेत्र में है। बरेली पता होना चाहिए उत्तरी क्षेत्र में है या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक है, बस ये मकसद है केवल। चलो ये हो गया, सहारनपुर हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा मंडल लेते हैं फटाफट से। इसमें हम लोग देख लेंगे मेरठ। मेरठ मंडल दूसरे नंबर का है। तो मेरठ मंडल में कितने जिले आते हैं? तो मेरठ में तो भाई साहब सबसे बड़ा जिला था ना, ये सबसे बड़ा मंडल था। कितने आते हैं इसमें? 6 आते हैं। कौन कौन से? एक है आपका बागपत, एक है आपका बुलंदशहर, बुलंदशहर, एक है गौतम बुद्ध नगर, फिर है गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मेरठ तो आएगा ही आएगा, और एक है आपका हापुड़। क्या है? हापुड़। ठीक है, तो बस लोकेशन देख लेते हैं कहाँ है। बागपत, बुलंदशहर। तो जो सहारनपुर मेरठ था उसी के नीचे आ जाओ। ये है बागपत, ये है गाजियाबाद, ये है गौतम बुद्ध नगर, ये है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर के बाद ये ऊपर आ गए, ये है हापुड़ और ये है मेरठ। ये हो गया, बस इतना ही है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये ऊपर हो गया था, उसके नीचे आ गए। कौन कौन सा है? मेरठ मंडल है। क्लियर है? अच्छे से आराम से आगे चलते हैं। तीसरा मंडल लेते हैं आगरा। आगरा मंडल में कौन कौन है? तो आगरा मंडल में आगरा तो होगा ही होगा। आगरा के नीचे फिरोजाबाद होगा। फिरोजाबाद के बाद उधर ही मैनपुरी है, और मैनपुरी के बाद मथुरा। ठीक, देखिए कहाँ पे है। तो ये है आगरा, बिल्कुल किनारे, जो कि मध्य प्रदेश से भी लग रहा है और राजस्थान से भी लग रहा है। ठीक, ये है आगरा, ये है फिरोजाबाद, और ये है आपका मथुरा। और ये मथुरा से आ गए तो हाथरस से, हाथरस तो लग नहीं रहा है, इधर से आ जाओ, फिरोजाबाद हो गया, और ये है मैनपुरी, ये है मैनपुरी। ठीक है, ये हो गए कितने? 4 जिले। क्लियर हो गया किससे? आगरा से। ऊपर से नीचे आ गए हम लोग बहुत ही अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं झांसी, और नीचे आ जाते हैं 6वें नंबर, झांसी मंडल। झांसी मंडल में कौन कौन है? तो झांसी मंडल में जाहिर सी बात है झांसी तो होगा ही होगा। झांसी के नीचे क्या है? ललितपुर है, और फिर जालौन, बगल में क्या है? जालौन। तो भाई साहब ललितपुर तो सबसे नीचे है ना, देवगढ़ जहाँ पे है, दशावतार मंदिर है, गुप्तों ने बनवाया था, ये हो गया। उसके बाद ये झांसी हो गया, और ये ऊपर आ जाए तो जालौन भी मिल गया। जी ठीक है, तो ये हो गया जालौन, ये हो गया ललितपुर, और ये हो गया झांसी। क्लियर हो गया? 3 ही है। आगे चले। इसी में ले लेते हैं, आगे नहीं चलते हैं, ठीक है ना, इसी मैप पे ले लेते हैं चित्रकूट। ये 6वां हो गया। 7वां नंबर ले लेते हैं यहाँ पे चित्रकूट। चित्रकूट मंडल में कौन कौन है? तो चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बस। चित्रकूट कहाँ पे है? चित्रकूट ढूंढिए कहाँ पे है। भाई साहब चित्रकूट तो इधर है ना,
ये रहा चित्रकूट प्रयागराज के बगल में। तो चित्रकूट मिल गया, चित्रकूट के बगल में ये बांदा मिल गया, और बांदा के बगल में ये महोबा मिल गया, ये रहा महोबा। और ऊपर क्या है, हमीरपुर है, ये हमीरपुर है। ये हो गया, ठीक है बस। ठीक, तो ये लोकेशन आपको पता लग गई, क्लियर है। आगे चलते हैं, 7 हो गए। 8वां देखें, प्रयागराज। चित्रकूट है तो प्रयागराज तो आई गई आएगा, प्रयागराज। प्रयागराज में कौन कौन है, तो प्रयागराज में प्रयागराज तो हो गई होगा, फतेहपुर, प्रयागराज के पास ही कौशाम्बी, कौशाम्बी महाजनपद भी है, और प्रतापगढ़, आंवला फेमस है प्रतापगढ़ में। ठीक, तो ये है प्रयागराज। प्रयागराज के बगल में ये है कौशाम्बी, और ये है फतेहपुर, ये है प्रतापगढ़। जी मिली, ठीक है। ये है फतेहपुर, ये है कौशाम्बी, ये है प्रतापगढ़, और ये है प्रयागराज। 4 हो गए, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर एक और देख लेते हैं, क्या देख ले, लखनऊ देख लें क्या, बिल्कुल लखनऊ देख लेते हैं। यहीं पर राजधानी है तो इसको तो बहुत ही अच्छे से देखना। लखनऊ तो हो गई होगा, रायबरेली, बगल में उन्नाव, ऊपर आपका खीरी, लखीमपुर खीरी है, खीरी लिख दे रहा हूं केवल, ठीक है। हरदोई, सीतापुर। 6 हो गए, बहुत बढ़िया। इनका बॉर्डर देखिए, इनका बॉर्डर कहाँ पे है, तो लखनऊ कहाँ है, ये रहा लखनऊ राजधानी। तो लखनऊ से हम नीचे आ जाएं तो सबसे पहले हमें ये मिला उन्नाव, ये मिला हमें सीतापुर, ये मिला हमें लखीमपुर खीरी, ये है बाराबंकी, और ये नीचे है रायबरेली, और ये है हरदोई। ये हो गया, ठीक है। अरे यार बाराबंकी कहाँ से आ गया इसमें, एक मिनट एक मिनट, बाराबंकी नहीं है भाई, ये है खीरी, और ये है सीतापुर, बस ये हो गया। बाराबंकी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये बॉर्डर हो गया। तो हम लोगों ने ये वाले बॉर्डर देख लिए हैं, ये नीचे देख लिया, ये देख लिया, ठीक है ना। बॉर्डर समझ में आ रहा होगा अब केवल। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले इसको मिटा दें। 9 हो गए। तो लखनऊ के बाद 10वां देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कौन कौन है, तो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर तो है ही है, भदोही आ जाएगा, कालीन के लिए प्रसिद्ध है, और सोनभद्र आ जाएगा सबसे कोने में नीचे, सबसे दक्षिणतम जिला। ठीक, तो ये मिर्ज़ापुर है। देखिए आपको यहाँ भदोही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये SRN लिखा हुआ है, SRN, इसका मतलब है संत रविदास नगर, ठीक है। तो भदोही को ही संत रविदास नगर भी कहते हैं, या तो कंफ्यूजन मत होना। ये आ गया सोनभद्र, और इसको चंदौसी को हटा दो, ये हो गया पूरा कोने वाला क्षेत्र, ठीक है। प्रयागराज वाला देख लिया, इधर झांसी वाला देख लिया, ये नीचे के बॉर्डर समाप्त हो गए, पश्चिम के बॉर्डर भी समाप्त हो गए। 11वां देखो, 10 हो गए मिर्जापुर। 11वां देखो, वाराणसी, वाराणसी। तो वाराणसी बनारस में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो एक तो है चंदौली,
एक है गाजीपुर, एक है वाराणसी खुद आ जाएगा, और एक है जौनपुर। ठीक, इनके बॉर्डर देख लो फटाफट से। तो ये रहा वाराणसी, ये रहा वाराणसी, और ये रहा चंदौली, ये हो गया। ये है जौनपुर, ये हो गया, और ये है गाजीपुर, ये हो गया। ठीक है, 4 हो गए। 10 11 बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। आगे चले। बारहवां नंबर गोरखपुर। गोरखपुर में कौन कौन है? बाबा की नगरी गोरखपुर, तो गोरखपुर में गोरखपुर तो रहेगा ही रहेगा। गोरखपुर में देवरिया रहेगा, गोरखपुर में कुशीनगर रहेगा, और गोरखपुर में महाराजगंज। क्या रहेगा? महाराजगंज। ठीक, तो देख लो गोरखपुर कहाँ है। ये रहा गोरखपुर आपका, ये रहा गोरखपुर। महाराजगंज ये ऊपर है, ये रहा महाराजगंज। कुशीनगर ये रहा कुशीनगर, और ये है देवरिया। ये हो गए 4। क्लियर? और देख लें यहीं पर 13वें नंबर का, तो आजमगढ़ देख लेते हैं। आजमगढ़, तो आजमगढ़ में कौन कौन है? आजमगढ़ में आजमगढ़ है। आजमगढ़ मंडल में कौन कौन आता है? आजमगढ़ आता है, फिर बलिया सबसे पूर्वी क्षेत्र, और मऊ। ठीक, तो ये रहा आजमगढ़, ये रहा मऊ, ये है बलिया। ये हो गया गोरखपुर के जस्ट नीचे। आगे चलते हैं। 14 देख लेते हैं, बस्ती। बस्ती चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बस्ती मिलेगा, संत कबीर नगर मिलेगा, और सिद्धार्थ नगर मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्धार्थ नगर। कहाँ पे है ये सब? तो ये रहा भैया गोरखपुर के बगल में, गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर। उसके बाद ये रहा बस्ती, और ये ऊपर भैया सिद्धार्थ नगर, ये है सिद्धार्थ नगर। ये हो गए 3। क्लियर? 15वां देख लो यहीं पर, थोड़े से बचे हैं। और देखिए, एक है देवी पाटन। अब देवी पाटन कोई जिला तो नहीं है, लेकिन देवी पाटन मंडल है। अब देवी पाटन में आता क्या क्या है? तो बहराइच। देवी पाटन कहाँ लगता है? देवी पाटन मेला भी लगता है, कहाँ पे? बलरामपुर में। ठीक है, एक है गोंडा, और एक है श्रावस्ती। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है, तो देवी पाटन मंडल है, और सब लोग यही लगा दोगे पक्का। ठीक है, देवी पाटन मंडल है भैया। ठीक है, उसमें 4 जिले हैं, तो देख लेते हैं कौन सा जिला है। बहराइच, बहराइच तो अभी काफ़ी फेमस हो गया था, तो भैया ये रहा बहराइच। फिर है गोंडा, बहराइच के ही बगल में गोंडा है, और श्रावस्ती है, और बलरामपुर, ये वाला क्षेत्र बगल में ही। ठीक है ना, बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर क्रम से चल रहे हैं हम लोग। जी हो गया क्षेत्र, 4 हो गए बहुत ही अच्छे से। देवी पाटन के बाद 15 हो गया है, 16वां देख लेते हैं, अयोध्या। अयोध्या में कौन कौन है? अभी हम लोग सब लोग देख लेंगे कि एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद फिर से देख लेंगे एक बार। ठीक है, अयोध्या में अंबेडकर नगर आता है, अंबेडकर नगर। एक आता है बाराबंकी। बाराबंकी ध्यान रखना है, लखनऊ में नहीं है। ठीक है, लखनऊ में देखो अभी डाउट हो गया था, लखनऊ में बाराबंकी नहीं आता है। अयोध्या तो आएगा ही आएगा। सुल्तानपुर,
और अमेठी, अमेठी। ठीक, देखते हैं भैया, मिलाते हैं। देखिए ये है अमेठी, ये रहा, और ये है बाराबंकी। ठीक, तो यहां से आते हैं बिल्कुल इस हिसाब से। और ये नीचे फैजाबाद लिखा है, अयोध्या कर लेना उसको। और फिर ये रहा अम्बेडकर नगर, ये है सुल्तानपुर, और ये है अमेठी। ये हो गया बॉर्डर। ये हो गया बॉर्डर, ठीक है ना। 5 हो गए बस। 17वां देख लो, बरेली। बरेली में कौन कौन आता है? तो बरेली में, बरेली तो आएगा ही आएगा। बदायूं, गोंडा, सॉरी 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 सॉरी, गोंडा कहाँ से आ गया यार। बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। ये कहाँ पे है? थोड़ा सा ऊपर आ जाओ फिर से। ये है भैया बरेली, और ये है पीलीभीत, और ये है शाहजहांपुर, ये है बदायूं। बस हो गए। कौन कौन से हैं? बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। ठीक है, तो ये चारों मिल गए यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे चले। 18 मुरादाबाद। मुरादाबाद में कौन कौन आएगा? तो एक तो मुरादाबाद आ जाएगा, बिजनौर आ जाएगा, रामपुर आ जाएगा, एक संभल आ जाएगा, संभल, और अमरोहा आ जाएगा, अमरोहा। ठीक है, तो देख लो मुरादाबाद इधर ही साइड है, तो ये रहा मुरादाबाद, और ये रहा बिजनौर। तो बिजनौर से मिलाओ, ये बिजनौर आ गया, ये मुरादाबाद आ गया, ये रामपुर आ गया। बरेली आगे मत जाओ क्योंकि बरेली दूसरा है, नीचे आ जाओ। ये संभल आ गया, संभल के बाद ये रहा अमरोहा, ये मिल गए। 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, मुरादाबाद आ गया। 18 हो गए, लेकिन अभी कानपुर नहीं आया, क्योंकि मैं कानपुर का हूँ तो कानपुर नहीं आया। ये कैसे हो गया? एक बार देख लेते हैं, नंबर कहीं गड़बड़ हो गया है शायद। 15 12 13 10 11 3 4 5, ओके 4 5 छोड़ के सीधे 6वां आ गया है, तो इसके लिए ये गड़बड़ हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा प्रार्थी, क्षमा प्रार्थी। इसको फटाफट कर लेते हैं, ठीक है ना। गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा है कानपुर, अलग से कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको एक छोटा है कानपुर, और एक छोटा है अलीगढ़। अलीगढ़ भी नहीं आया, अलीगढ़, हाँ हो गए। 18 हो गए। ठीक, फटाफट से देख लेते हैं इन दोनों को। कानपुर में छः है ना, यहाँ पे कानपुर में 6 मंडल है। तो एक तो कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, औरैया, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, और लास्ट कन्नौज। ठीक, तो भैया देखो कहाँ है कानपुर, ये रहा कानपुर, कानपुर नगर, औरैया इटावा लो पहले, कन्नौज ले लो, इधर ऊपर आ जाओ फर्रुखाबाद ले लो, इधर नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, ये रहा इटावा, ये रहा औरैया, ऊपर कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये कानपुर नगर और कानपुर देहात। ठीक, कानपुर नगर और कानपुर देहात हो गया। अलीगढ़ में आएंगे तो अलीगढ़ में क्या क्या है?
अलीगढ़ में अलीगढ़ तो ही है, एटा भी है, कासगंज है और हाथरस है। हींग के लिए काफ़ी फेमस है ना हाथरस। ठीक, तो अलीगढ़ कहाँ पे है? तो अलीगढ़ तो ये किनारे होगा, ये रहा अलीगढ़, हाथरस है नीचे, ये रहा एटा और ये रहा कासगंज। जी हो गया। ठीक, 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बॉर्डर को देखना जरूरी है, इसको खुद से एक बार जरूर बनाइएगा। अगर 2 बार इसको बना लोगे 18 के 18 मंडल को, भले देख के बनाओ, तो दिमाग से लोकेशन नहीं जाएगी। भले आप भूल जाओ किस मंडल में क्या आता है, लेकिन लोकेशन नहीं जाएगी, और लोकेशन अगर याद रह गई तो वहां से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार जरूर देख लेना है बहुत ही अच्छे से। अब लास्ट बचा एक चीज जिसको हमको करना है, आर्थिक क्षेत्र। इसको 1 मिनट पहले शुरुआत से करते हैं। आर्थिक क्षेत्र, सिंपल सा पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4। कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो पहला आर्थिक क्षेत्र है पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, नाम भी यही है। ठीक है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद है केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र, उसके बाद है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद है पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आता इसमें। एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 जिले हैं, और पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले हैं। तो कभी भी 30 जिलों से क्वेश्चन नहीं आएगा कि पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता, कभी नहीं आएगा। ठीक है, और पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जो है ये आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध जिला है, सॉरी काफी समृद्ध क्षेत्र है। दृष्टि से कैसा है? समृद्ध है। ठीक है ना, तो आर्थिक दृष्टि से सबसे पावरफुल जिला पश्चिमी क्षेत्र है। हरित क्रांति जब आई थी तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र बढ़ा तो इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा, तो सबसे पावरफुल जो है पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक, पूर्वी क्षेत्र 28 जिले हैं, तो ये जिले जिले देख लिए। अब उसके बाद देखेंगे कि भाई ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां से आपसे पूछा जाता है कि 7 जिले हैं, तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में एक आता है महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर। ठीक है, तो ये 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। बस आर्थिक क्षेत्र में केवल इतना ही पार्ट आता है। ठीक है, 30 जिले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 7 जिले को रट लेना अच्छे से। बाकी 30 जिले बॉर्डर में खुद ही आप ढूंढ लोगे कि भाई ये वाला बॉर्डर है। इसी वजह से मैंने सभी संभाग करा दिए हैं ताकि पता लग जाए कि पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, अब पता लग गया होगा आराम से। अब ये जो 7 हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र, इनको देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो एक तो भैया ये महोबा था, झांसी, ललितपुर, ये वाला क्षेत्र, झांसी, ललितपुर, ये जालौन भी था, हमीरपुर था, बांदा है, ठीक है ना, बांदा है, और चित्रकूट है, रहा चित्रकूट। प्रयागराज नहीं है, प्रयागराज बिल्कुल नहीं है, चित्रकूट तक ले लो, क्या समस्या है। बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गया, बस तोड़ दो इसको। तो बस यही जो है 7 जिले बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। बाकी ये वाला पोर्शन आपका पश्चिमी क्षेत्र में आता है, ये वाला पोर्शन आपका पूर्वी क्षेत्र में आता है, और ये वाला केंद्रीय क्षेत्र में आता है। बस हो गया। ठीक है, इतना ही आर्थिक क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? भौगोलिक स्थिति, सॉरी भौतिक विभाजन देखा है,
संभाग देख लिए सभी के सभी। संभाग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बॉर्डर पता करना। बॉर्डर और जो लोकेशन है, एक एक जिले की लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। लोकेशन हो गई, उसके बाद आर्थिक क्षेत्र हो गए। अगले टर्न पे हम लोग कुछ और नए टॉपिक पे बात करेंगे यूपी जीके में, ठीक है। मैंने ऐसा बोला है कि 15 से 16 वीडियो, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।